हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। एम गुरुकुल पर मैं अंकित आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सर्वप्रथम आप सभी को शारदीय नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। आज से आपका नवरात्र पर्व शुरू हो रहा है। माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। और आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग अपने जीके जीएस के जो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज चल रही थी, उसको हम लोग कंटिन्यू करने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग अपनी आज के स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन पहला कह रहा है 2 अक्टूबर 1869। ऑप्शन नंबर दूसरा कह रहा है 2 अक्टूबर 1907। ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा है 11 जनवरी 1966। या ऑप्शन नंबर चौथा कह रहा है भैया कि 30 जनवरी 1948। हालांकि ये वीडियो आपकी कल रिकॉर्ड होने वाली थी, यानी कि 2 अक्टूबर को रिकॉर्ड होने वाली थी, लेकिन अत्यधिक व्यस्तता कारण यह वीडियो आपकी कल रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी। इस वजह से ये आज आपके सामने आ रही है। तो आपको बताना कि लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म कब हुआ था, क्योंकि कल 2 अक्टूबर था और कल के दिन यानी 2 अक्टूबर के दिन भारत में दो महापुरुषों का जन्म हुआ था अलग अलग सन में। और वो दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो उनमें थे एक आपके लाल बहादुर शास्त्री जी, और एक जो जन्म हुआ था महात्मा गांधी जी का। तो लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म कब हुआ था यह आपको बताना है। देखिए, अगर पहले ऑप्शन की बात किया जाए कि 2 अक्टूबर 1869, तो इसमें महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। किसका जन्म हुआ था? महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। किसका जन्म हुआ था? महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को, पोरबंदर गुजरात के अंतर्गत। अगर बात किया जाए 2 अक्टूबर 1907 को किसका जन्म हुआ था, तो लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म हुआ था भैया 2 अक्टूबर 1907 को। और कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के वाराणसी के अंतर्गत इनका जन्म देखने को मिलता है। 11 जनवरी 1966 की बात करें तो 11 जनवरी 1966 ताशकंद समझौते के दौरान लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो जाती है। जबकि 30 जनवरी 1948 की बात करें तो 30 जून 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा महात्मा गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। और क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है कि महात्मा गांधी के पांचवें पुत्र माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर पहला कह रहा मणिलाल, ऑप्शन नंबर दूसरा कह रहा रामदास, ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा है जमनालाल बजाज, या ऑप्शन नंबर चौथा कह रहा आपका देवदास। तो महात्मा गांधी के जो पांचवें पुत्र की संज्ञा दी जाती है वो किसे माना जाता है? तो देखिए, महात्मा गांधी जी के 4 पुत्र थे, ठीक है। उनका नाम क्या था? उनका नाम आपका जो है, एक का नाम देखने को मिल जाता है मणिलाल। क्या नाम मिल जाता है? मणिलाल, ठीक है। एक महाशय का नाम देखने को मिल जाता है रामदास। तीसरे महोदय का नाम देखने को मिल जाता है देवदास। और पांचवें जो इनके सॉरी जो इनके चौथे पुत्र थे उनका नाम देखने को मिल जाता है हरीलाल। क्या नाम देखने को मिल जाता है? हरीलाल देखने को मिल जाता है। यानी महात्मा गांधी जी के 4 पुत्र थे, मणिलाल, रामदास, देवदास और हरीलाल। जबकि जमनालाल बजाज को ये अपने 5वें पुत्र की संज्ञा देते थे, और उनको जो है महात्मा गांधी के 5वें पुत्र के रूप में जाना जाता है। कि ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा भैया, कि जमनालाल बजाज जिसका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं आगे हम लोग अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि स्थल कहाँ पर है। पहला कह रहा जो है कर्मभूमि, सॉरी कह रहा कि लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल को किस नाम से जानते हैं। पहला कह रहा कि कर्मभूमि, दूसरा कह रहा विजय घाट, तीसरा कह रहा चैत्रा भूमि, या चौथा कह रहा है स्मृति घाट। तो लाल बहादुर शास्त्री जी की जो समाधि स्थल है इसे किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, अगर स्मृति घाट की बात करें तो स्मृति घाट आपका संबंधित हो जाता है अटल बिहारी जी से। किससे? अटल बिहारी वाजपेयी जी के जो समाधि स्थल है यह आपका जो है स्मृति घाट कहलाता है। चैत्रा भूमि किसे संबंधित हो जाती है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से संबंधित हो जाती है। किसे संबंधित हो जाती है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से संबंधित हो जाती है चैत्रा भूमि। अगर कर्मभूमि की बात करें तो कर्मभूमि हो जाती है शंकर दयाल शर्मा जी की। किसकी जन्म समाधि स्थल हो जाता है? शंकर दयाल शर्मा जी का। तो बचा कौन? विजय घाट। यानी ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा, और यहाँ से यह जवाब हमारा सही हो जाएगा कि विजय घाट संबंधित हो जाता है लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि स्थल से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर। और क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या करा महात्मा गांधी की समाधि स्थल का नाम है। पहला कह रहा राजघाट, ऑप्शन नंबर दूसरा कह रहा शांतिवन, ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा शक्ति स्थल, या ऑप्शन नंबर चौथा कह रहा है महाप्रयाण घाट।
तो महात्मा गांधी जी की समाधि स्थल को किस नाम से जानते हैं, यह आपको बताना है। तो इसमें तो दिमाग लगाना ही नहीं है। ऑप्शन नंबर पहला हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। यानी कि महात्मा गांधी जी का जो समाधि स्थल है इसे राजघाट नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, राजघाट के नाम से जानते हैं महात्मा गांधी जी के समाधि स्थल को। तो भैया बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर दूसरे की, यानी शांति वन को किससे संबंधित हो जाता है। तो शांत वन संबंधित हो जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से। किससे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से संबंधित हो जाता है शांत वन। शक्ति स्थल की बात करें तो आयरन लेडी के नाम से आयरन लेडी के नाम से जाने जाने वाली जो हैं इंदिरा गांधी जी, इनका जो समाधि स्थल है इसे शक्ति स्थल के नाम से जानते हैं। जबकि महाप्रयाण की बात करें तो महाप्रयाण घाट हो जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का समाधि स्थल। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। और क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, कह रहा है जय जवान जय किसान नारा किसने दिया। ऑप्शन नंबर पहला कह रहा महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर दूसरा कह रहा संजय गांधी, ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा लाल बहादुर शास्त्री जी, या ऑप्शन नंबर चौथा कह रहा आपका इंदिरा गांधी। तो जय जवान जय किसान का नारा किसके द्वारा दिया गया था। महात्मा गांधी जी की बात किया जाए तो करो या मरो का नारा दिए थे। ढेर सारे नारा महात्मा गांधी जी को के द्वारा दिया गया था। संजय गांधी जी की बात करें तो और इंदिरा गांधी जी की बात करें तो यहाँ से आपके दो नारे आज नए देखने को मिलेंगे। तो संजय गांधी ने नारा दिया था काम अधिक बातें कम। क्या नारा दिया था, काम अधिक बातें कम, कि काम पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, बातों पर कम ध्यान दीजिए। इंदिरा गांधी जी ने नारा दिया था श्रमेव जयते। क्या नारा दिया था, श्रमेव जयते का नारा दिया था इंदिरा गांधी जी ने। जबकि अगर लाल बहादुर शास्त्री जी की बात करें तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया, और उन्होंने यह कहा कि जिस प्रकार जो हमारे जवान हैं वह सीमा पर अपने देश की रक्षा कर रहे हैं, उसी प्रकार जो किसान हैं वह भी भारत के प्रयास रक्षा कर रहे हैं और खाद्यान्न के रूप में जो है पूरे भारत को जो है अनाज उपलब्ध करा रहे हैं, उनका भरण पोषण का कार्य कर रहे हैं। तो लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा नारा दिया गया था जय जवान जय किसान। चलते हैं आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर, और वह क्या फरमा रहा है आइए देखते हैं। कह रहा गांधी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा था। ऑप्शन नंबर पहला कह रहा सुभाष चंद्र, ऑप्शन नंबर दूसरा कह रहा रविंद्रनाथ ठाकुर, ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा डलहौजी, या ऑप्शन नंबर चौथा कह रहा चर्चिल। तो महात्मा गांधी जी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा था, यह आपको बताना है। साथियों अब तो आपका जो है शरद ऋतु का आगमन हो चुका है और बढ़िया मौसम है। आप लोग बहुत ही बेहतरीन ढंग से अपनी पढ़ाई को कीजिए। ना ही ज़्यादा गर्मी है और ना ही बहुत ज़्यादा मौसम में आपके ठंडी अभी शुरुआत हुई है। तो यहाँ पे क्वेश्चन करा कि गांधी जी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा था, यह आपको बताना है। अगर सुभाष चंद्र बोस जी की बात करें, किसकी बात करें हम लोग, सुभाष चंद्र बोस जी की बात करें, तो तारीख होती है मेरे भैया 4 जून 1944। क्या तारीख होती है, 4 जून 1944 की तारीख होती है। 1944 की तारीख होती है जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर में एक रेडियो पर संदेश देते हुए महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता की संज्ञा देते हैं। तो यहाँ से ये तो आपको क्लियर हो गया कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था। तो राष्ट्रपिता कहते हैं सुभाष चंद्र बोस जी। कौन कहते हैं, सुभाष चंद्र बोस जी ने इनको उपाधि दी थी राष्ट्रपिता की। अगर रविंद्रनाथ टैगोर की बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि दी थी, महात्मा की उपाधि दी थी। हालांकि इस विषय में एक कुछ इतिहासकारों का मत है कि जो महात्मा गांधी को जो सर्वप्रथम महात्मा कहे थे वो रविंद्रनाथ ठाकुर ना कहकर 1915 के अंतर्गत एक वैद्य जीवन राम कालिदास जी थे, उन्होंने इन्हें महात्मा नाम से संबोधित किया था। जबकि अगर बात करें ऑप्शन नंबर चौथे की यानी चर्चिल की, तो चर्चिल ऐसा व्यक्ति था जिसने महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर कहा था। ठीक है, महात्मा गांधी की अगर आप लोग वेशभूषा देखेंगे तो एक ही धोती में जो है वो उसी में उनकी पूरी वेशभूषा वही रहती है। तो महात्मा गांधी को जो अर्धनंगा फकीर जिसने कहा था उसका नाम हो जाता है चर्चिल। क्या नाम हो जाता है, चर्चिल। चर्चिल ने महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर कहकर चर्चित हुआ। ठीक है, चलते हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 7 पर। और क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि किस रेलवे स्टेशन पर गांधी को ट्रेन से उतार दिया गया था। ऑप्शन नंबर पहला कह रहा प्रिटोरिया, ऑप्शन नंबर दूसरा कह रहा डरबन, ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा पीटर मारिट्सबर्ग, या ऑप्शन नंबर चौथा कह रहा इनमें से कोई नहीं। बहुत खतरनाक नाम है। किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को
ट्रेन से उतार दिया गया था, जबरन उतार दिया गया था। और इसमें क्या था कि गांधी जी के पास प्रथम श्रेणी का टिकट भी था, वैध टिकट भी था, इसके बावजूद नस्लीय भेदभाव के आधार पर, रंग रूप के आधार पर महात्मा गांधी को ट्रेन से उतार दिया गया था। और किस रेलवे स्टेशन पर उतारा गया था, तो 1893 की तारीख होती है। और दक्षिण अफ्रीका के अंतर्गत एक रेलवे स्टेशन होता है जिसका नाम होता है पीटरमारिट्जबर्ग। इस स्टेशन पर महात्मा गांधी को जबरन ट्रेन से उतार दिया गया था। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। और क्वेश्चन नंबर 8 क्या फरमा रहा है उसको देखते हैं हम लोग। कह रहा भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन नंबर पहला कह रहा जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर पहला कह रहा राजीव गांधी, ऑप्शन नंबर दूसरा कह रहा राजीव गांधी, ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा मेरे भैया इंदिरा गांधी, या ऑप्शन नंबर चौथा कह रहा है लाल बहादुर शास्त्री। और इसी के साथ ही साथ साथियों छोटी सी रिक्वेस्ट आप सभी से कि चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने सुझाव अब हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। तो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में हम लोग किसे जानते हैं, उनका नाम आपको बताना है। ठीक है, तो अगर ऑप्शन नंबर पहले की बात किया जाए जवाहरलाल नेहरू जी की, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। ठीक है, और इनका जो टाइम पीरियड था, जो इनका कार्यकाल था एज अ प्रधानमंत्री, वह कब से कब तक चला था? तो याद रखिएगा, सब जो इनका शासनकाल था जवाहरलाल नेहरू जी का 1947 से लेकर के 1964 तक ये भारत की क्या होते हैं, ये प्रधानमंत्री होते हैं। लगभग देखा जाए तो 17 साल इनका शासन चलता है। प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति थे जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, जबकि अगर बात किया जाए इंदिरा गांधी जी की, तो इंदिरा गांधी का जो पहला टाइम पीरियड आपको देखने को मिलेगा वह मिलेगा आपका 1966 से लेकर के 1977 तक के देखने को मिलता है, इनका पहला कार्यकाल। और अच्छा, हुआ क्या था कि जब इंदिरा गांधी का दूसरा कार्यकाल आया तो 1984 के आते आते क्या की गई थी कि इंदिरा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और उसके बाद जो प्रधानमंत्री बने राजीव गांधी, यानी 1984 से लेकर के 1989 तक इनका टाइम पीरियड देखने को मिलता है, 89 तक। अब भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे? तो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम देखने को मिलता है। क्या नाम देखने को मिलता है? लाल बहादुर शास्त्री का नाम देखने को मिलता है। यह 1964 से लेकर के 1966 तक का भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करते हैं। अच्छा, राजीव गांधी से एक क्वेश्चन और याद रखिएगा, हमेशा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है आपका कि सबसे कम उम्र में भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति कौन थे? तो उनका भी नाम राजीव गांधी जी के रूप में देखने को मिलता है। वे भारत के पहले सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति राजीव गांधी जी थे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। और क्वेश्चन नंबर 9 अपना क्या कर रहा है कि गांधी ने पहली बार लंगोट कब पहना? भाई साहब, ये क्वेश्चन आपका आया था यूपी SSSC PET 2023 के एग्जाम में। अब ये सबके लिए नया क्वेश्चन था, है ना। मोस्टली स्टूडेंट ने क्या किया था, इसे छोड़ दिया था इस क्वेश्चन को। अच्छा, कहीं पढ़ने को भी नहीं मिलता है गांधी ने पहली बार लंगोट कब पहना। पता नहीं कहाँ से एग्जामिनर खुरापात सूझी और वह क्वेश्चन उठा लिया। तो गांधी ने पहली बार लंगोट कब पहना? तो इतने खतरनाक आपके जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके PET लेवल के एग्जाम में पूछे जाते हैं। हालांकि आपके पास पता नहीं कौन सा ग्रहण आपका लगा यूपी SSSC PET पर कि अभी तक इसका कोई नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिल रहा है। सबसे कमज़ोर और कहा जाए कि उत्तर प्रदेश में सबसे एक तरह से नकारा आयोग जो है वो आपका यूपी SSSC का आयोग ही है। तो गांधी ने पहली बार लंगोट कब पहना, यह आपको बताना है। वैकेंसी का आता पता नहीं, 10 साल से आपकी वैकेंसियाँ लटक रही हैं। तो गांधी ने पहली बार लंगोट कब पहना, यह आपको बताना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा 1921 के अंतर्गत। 1921 में गांधी ने पहली बार लंगोट पहना। और गांधी जी ने लंगोट को गरीबी और सादगी का प्रतीक और स्वदेशी का प्रतीक माना। तो गांधी ने पहली बार लंगोट पहनने की शुरुआत कब की? तो 1921 के अंतर्गत यह लंगोट पहनते हैं। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पर। और वह क्या फरमा रहा देखते हैं। किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी ने की? वाह वाह, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन आपका। ऑप्शन नंबर पहला करा सूरत अधिवेशन, ऑप्शन नंबर दूसरा करा लखनऊ अधिवेशन, ऑप्शन नंबर तीसरा करा बेलगाम अधिवेशन, या ऑप्शन नंबर चौथा करा इनमें से कोई नहीं। तो किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी जी के द्वारा की जाती है, आपको बताना है।
तो देखिए, अगर बात किया जाए ऑप्शन नंबर पहले की, किसकी बात किया जाए, ऑप्शन नंबर पहले की सूरत अधिवेशन, कौन सा सूरत अधिवेशन, यह होता है आपका 1960 के अंतर्गत। कब होता है? 1960 के अंतर्गत। और यह 23वां अधिवेशन होता है और इसकी अध्यक्षता करते हैं रास बिहारी बोस। कौन करते हैं? रास बिहारी बोस इसकी अध्यक्षता करते हैं। रास बिहारी बोस इसकी अध्यक्षता करते हैं। और इस सूरत अधिवेशन के अंतर्गत क्या होता है कि जो कांग्रेस थी या दो दलों में विभाजित हो जाती है, एक गर्म दल और एक नरम दल। तो कांग्रेस का गर्म दल और नरम दल में पृथक्करण कब होता है? तो आपका सूरत अधिवेशन 1960 के अंतर्गत होता है। अध्यक्षता करते हैं रास बिहारी बोस महोदय। अगर बात करते हैं भैया लखनऊ की, तो लखनऊ में आपको जो पहला अधिवेशन देखने को मिलेगा जो इम्पॉर्टेंट है आपका, वह आपका जो है 1916 का अधिवेशन। कौन सा? 1916 का अधिवेशन होता है लखनऊ में। और इसकी अध्यक्षता करते हैं अंबिका चरण मजूमदार। कौन करता है? अंबिका चरण मजूमदार इसकी अध्यक्षता करते हैं। और यह जो कांग्रेस का अधिवेशन था, यह क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें क्या हुआ कि जो सूरत अधिवेशन में आपकी कांग्रेस पार्टी दो दलों में विभाजित हो गई थी, गर्म दल और नरम दल, इस लखनऊ अधिवेशन में 1916 के अंतर्गत जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार जी करते हैं, दोनों दल पुनः एक हो जाते हैं, यानी गर्म दल और नरम दल का आपस में विलय हो जाता है। इस वजह से यह आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ऑप्शन नंबर तीसरे की बात करें तो बेलगाम अधिवेशन। बेलगाम अधिवेशन आपका होता है कर्नाटक में और 1924 के अंतर्गत। कब होता है? 1924 के अंतर्गत। और एकमात्र यही अधिवेशन था, एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन था जिसमें गांधी ने इसकी अध्यक्षता की थी। यानी हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट आंसर बन जाएगा। यानी कि आपका बेलगाम अधिवेशन 1924 जो आपका कर्नाटक के अंतर्गत हुआ था, इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी। चलते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 11 पर। और वो क्या कह रहा है कि किस देश को हिमालय के वरद पुत्र की संज्ञा दी जाती है? ऑप्शन नंबर पहला करा भूटान, ऑप्शन नंबर दूसरा करा चीन, ऑप्शन नंबर तीसरा करा नेपाल, ऑप्शन नंबर चौथा करा म्यांमार। तो इसमें से आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, यह आपको बताना है। किस देश को हिमालय के वरद पुत्र की संज्ञा दी जाती है? ठीक। तो अगर बात किया जाए छोटे से देश अपने नेपाल की, अपना प्यारा सा पड़ोसी कौन सा है? नेपाल है। तो नेपाल जो है यह हिमालय के वरद पुत्र की संज्ञा इसे दी जाती है। एक तरह से देखें तो हिमालय के ही गोद में समाया हुआ छोटा सा प्यारा सा देश है और भारत और चीन के बीच में क्या करता है? एक बफर स्टेट के रूप में काम करता है। अगर देखें कि भारत से कुल लंबाई इसकी कितनी, सीमा कितनी इसकी साझा होती है, तो 1751 किलोमीटर की सीमा यह भारत से साझा करता है नेपाल। ठीक है। और नेपाल में आप देखेंगे तो आपके जो है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी आपको देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पर क्या है, जो आपके प्राकृतिक संसाधन हैं वह इनके लिए जो है आजीविका के साधन हो जाते हैं। ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। और वो कह रहा है किस देश की आधिकारिक भाषा है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और हो सकता हो बहुत से हमारे प्यारे प्यारे भाई बहन के लिए नया क्वेश्चन हो। तो किस देश की आधिकारिक भाषा, आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज भाषा है, यह आपको बताना है। ऑप्शन नंबर पहला करा चीन, ऑप्शन नंबर दूसरा करा इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर तीसरा करा डेनमार्क, या ऑप्शन नंबर चौथा करा थाईलैंड। तो किस देश की आधिकारिक भाषा आपकी भाषा हो जाती है, यह आपको बताना है। तो देखो भैया, अगर चीन की बात करें, किसकी बात करें? चीन की बात करें तो यहाँ पे मंदारिन भाषा सर्वाधिक बोली जाती है। मंदारिन। ठीक है, मंदारिन बोली जाती है। और अगर डेनमार्क की बात करें तो यहाँ पे डेनिश बोली जाती है। कौन सी है यहाँ की भाषा? डेनिश है। जबकि थाईलैंड की बात करें तो यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में थाई देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? थाई देखने को मिलती है। जब अब बचा कौन? ऑप्शन नंबर दूसरा बचा, यानी कि इंडोनेशिया की जो आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज है या भाषा है। ठीक है। तो इंडोनेशिया की जो ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी हो जाती है वो क्या कहलाती है आपकी? यह आपकी भाषा के नाम से जानी जाती है, या यूं कहें भाषा इंडोनेशिया की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 13 पर। कह रहा बहू बेगम का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर पहला करा आजमगढ़, ऑप्शन नंबर दूसरा करा लखनऊ, ऑप्शन नंबर तीसरा करा प्रयागराज, या ऑप्शन नंबर चौथा करा फैजाबाद। तो बहू बेगम का मकबरा आपका कहाँ देखने को मिलता है? तो देखिए, बहू बेगम का मकबरा नवाब सिराजुद्दौला के द्वारा बनाया गया था और यह आपका फैजाबाद के अंतर्गत देखने को मिलता है। यानी ऑप्शन नंबर चौथा हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर बनने वाला है।
तो बहू बेगम का मकबरा जो बनता है वह आपका कहाँ पर देखने को मिलता है? यह आपका उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले के अंतर्गत देखने को मिलता है और यह नवाब सिराजुद्दौला के द्वारा बनवाया गया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। और क्वेश्चन नंबर 14 अपने आप में बहुत ही एक लाजवाब और बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा टुलबुल परियोजना किस नदी पर है? ऑप्शन नंबर पहला कह रहा है सतलज, ऑप्शन नंबर दूसरा कह रहा है झेलम, ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा है रावी, या ऑप्शन नंबर चौथा कह रहा है व्यास। तो टुलबुल परियोजना आपकी कहाँ पर देखने को मिलती है? सीधा से जवाब हो जाएगा टुलबुल परियोजना आपकी कहाँ पर देखने को मिलती है? यह आपकी झेलम नदी पर देखने को मिलती है टुलबुल परियोजना। चलते हैं आज के अपने अंतिम क्वेश्चन पर। और आज का अपना 15वां और आज का अपना अंतिम क्वेश्चन आपका कह रहा है रामसर सम्मेलन संबंधित है। ऑप्शन नंबर पहला कह रहा है जल प्रदूषण से, ऑप्शन नंबर दूसरा कह रहा है कीटनाशक प्रदूषण से, ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा है ओजोन परत संरक्षण से, या ऑप्शन नंबर चौथा कह रहा है आर्द्रभूमि संरक्षण से। तो रामसर सम्मेलन आपका किससे संबंधित हो जाता है, यह आपको बताना है। तो देखो भैया, तारीख होती है 2 फरवरी 1971। कब की तारीख होती है? 2 फरवरी 1971 की तारीख होती है। और इसके अंतर्गत क्या होता है कि ईरान देश में एक जगह होती है रामसर, यहाँ पर एक सम्मेलन होता है। इसके अंतर्गत ये इस बात को स्वीकार किया जाता है कि पूरे विश्व में जितनी भी आर्द्र भूमि है उन सबको चिन्हित करना है और उसका संरक्षण करना है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आपका 2 फरवरी 1971 को सम्मेलन हो गया। अब क्या हुआ कि भारत का जो है 1981 में भारत की 2 रामसर साइट घोषित होती हैं 1981 के अंतर्गत, जिसमें आपकी एक पहली हो जाती है चिल्का झील। कौन सी? चिल्का झील और केवलादेव। कौन सी? चिल्का झील और केवलादेव भारत की पहली रामसर साइट में सम्मिलित होने वाली 2 झील हो जाती हैं। अगर बात किया जाए कि भारत की सबसे छोटी कौन सी रामसर साइट है, तो वह हो जाती है आपकी रेणुका झील। कौन सी झील हो जाती है? रेणुका झील हो जाती है भारत की सबसे छोटी रामसर साइट रेणुका झील, और यह आपकी हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत देखने को मिलती है। और अगर क्वेश्चन यह आ जाए कि वर्तमान में भारत में कुल कितनी रामसर साइट हैं, तो यह आपकी 85 हो जाती हैं। कितनी हो जाती हैं? 85 हो जाती हैं। ठीक है, तो आपका रामसर सम्मेलन किससे संबंधित हो जाता है? यह हो जाएगा आपका आर्द्रभूमि के संरक्षण से संबंधित हो जाती है आपकी रामसर सम्मेलन। और प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को, कब? 2 फरवरी को, आपकी 2 फरवरी को